आज हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि सैलरी के कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक उदाहरण लाए हैं जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है। ये देखिए, क्योंकि पिछले क्लासों में हमने पूरा बता दिया है कि सैलरी का मैंने क्या क्या चीज़ सैलरी में आते हैं वो सब बता दिया। आज एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि इसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आइए उदाहरण को सबसे पहले समझें। उदाहरण में है कि मिस्टर बी कुमार इज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। मिस्टर बी कुमार क्या है? एक सरकारी पदाधिकारी है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 his emolument were as under। प्रीवियस ईयर यानी पिछले विगत वर्षों में 2018-19 में उनको निम्नलिखित प्राप्तियां हुई। क्या क्या प्राप्तियां हुई? सो देखिए, एक साल में क्या मिलेगा उसको आधार पर देखते हैं। पहला है कि बेसिक सैलरी ₹12,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी उनका कितना मिलता है? 12,000 पर मंथ के हिसाब से मिलती है। और डीए यानी डियरनेस अलाउंस कितना है? 150%, 150% ऑफ सैलरी का 150% डीए उनको मिलता है अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टर्म के अनुसार। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना है? कंपनसेटरी अलाउंस कितना मिलता है? 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ये बेसिक सैलरी में पहले से जो बी कुमार हैं एक पदाधिकारी उनको मिलता है। फिर क्या होता है? फ्रॉम 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को his salary has been received of ₹30,000 per month। क्या होता है कि उनको बढ़ा दिया जाता है। कब से? पहले से मिलता था किसे? 12,000 पर मंथ के हिसाब से। अब 1 जनवरी 2019 से उनकी सैलरी कितना हो जा रही है? 36,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। और क्या मिलता है? 5% डीए। पहले से कितना उनका मिलता था? 150% डीए मिलता था सैलरी का। अब कितना सैलरी का मिल रहा है? डीए 5%, जब वेतन 36,000 हो गया है। और यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना मिलता था? पहले से मिलता था 200 रुपया। अब सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना हो जा रहा है? 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। पहले से 12,000 था, तब आप हो गया 36,000। डीए पहले से कितना था? 150%। अब डीए कितना हो गया? 5%। पहले से सीसीए कितना के था? सीसीए था 200 रुपया पर मंथ। अब सीसीए हो गया कितना? 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से। फिर कहता है कि ऑन 1 मार्च 2019 ही गेट्स ₹17,500 एज एरियर ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी रिवीजन। उनको के तारीख को 1 मार्च 2019 को वे एरियर के रूप में कितना पाते हैं? 17,500 रुपया उनको मिलता है। ये हुआ उनका सबसे पहले बेसिक सैलरी का। अब आइए आगे, उसके बाद भी क्या मिलता है उनको अलाउंस? टूर अलाउंस कितना मिल रहा है? मैंने 4,000 रुपया पर ईयर है सर। क्या है कि वो 18-19 का है। ओवर टाइम अलाउंस है कितना? 300 रुपया। स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी परफॉर्मेंस में स्पेशल अलाउंस कितना है? 1,500 रुपया। फिर कहता है कि रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस रेंट ऑफ विच इज 300 पर मंथ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल के अनुसार 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको क्या मिलता है? एक सुसज्जित फर्निश्ड मकान। सुसज्जित, असुसज्जित नहीं, याद रखिएगा, सुसज्जित फर्निश्ड है यानी सुसज्जित मकान मिलते हैं।
और माने for rent such fair rent of such house is ₹1,500। उसी तरह का रेंट है उसका कितना है 1,500 पर मंथ है। और कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो सुसज्जित मकान है तो उसमें फर्नीचर होंगे, उसमें फर्नीचर का लागत मूल्य कितना है 40,000 रुपया है। ये उनको रेंट जो रेंट फ्री जो उनका अलाउंस मिलता है उसमें है। अब यहाँ देखेंगे कि हिज कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज कितना है 8.33%। उनका अंशदान कितना है, माने स्टैट्यूटरी माने कितना अंशदान करते हैं वे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। यहाँ ध्यान देंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में वे अंशदान कितना करते हैं 8.33%। फिर आगे है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कितना है 400 रुपया। और एम्प्लॉयर का अंशदान कितना है, माने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में 400 रुपया है। और आगे है कि प्रोफेशनल टैक्स 500 रुपया एंड इनकम टैक्स 6,200 पेड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के द्वारा भुगतान किया गया है कितना, इनकम टैक्स के रूप में 6,200 रुपया और प्रोफेशनल टैक्स के रूप में 500 रुपया भुगतान किया गया है। फिर क्या कहता है आगे कि इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है 500 पर मंथ। और मनोरंजन शुल्क कितना, मनोरंजन भत्ता कितना है 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से है। तो इस तरह का उनका माने प्राप्तियां हुई है। तो इस प्राप्तियां को आपको क्या कहता है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम दिस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 का आप असेसमेंट ईयर में उनको कंप्यूट करिए कि कितना इनकम होता है। वो जो ऑफिसर हैं पदाधिकारी हैं उनका कितना होगा सैलरी कंप्यूट करके इनकम बताइए कि कितना होगा। जबकि यहाँ सैलरी दिस सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। और सैलरी का जो कब का कैलकुलेशन करना है कि प्रत्येक माने कई सैलरी का भुगतान कब माने क्या किया जाता है, बिकम होता है ड्यू, बकाया है, दिया है, कहना देना है सैलरी प्रत्येक माने कहता है कि नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डे यानी दूसरे मंथ आगे के दिन महीनों में पहला दिन को देना है, दिया है फर्स्ट डे देना है, अगला मंथ में देना है सैलरी। तो इसको कंप्यूट करके आप बताइए कि कैसे हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी का करेंगे, इसको करेंगे कैसे इसको। तो यहाँ तो आपका एक उदाहरण दे दिए, उदाहरण इलस्ट्रेशन में इसका समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, यानी सैलरी का हम कैसे टैक्सेबल क्या होगा इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, इसको हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हम पहला जो प्राप्तियां हुई थी बेसिक सैलरी का निकालते हैं, सैलरी का निकालते हैं कि बेसिक सैलरी क्या मिलता है। तो बेसिक सैलरी कितना था, पहले से 12,000 रुपया पर मंथ था। तो 12,000 के सैलरी के निकाले 12,000 पर मंथ है। लेकिन ये आपको कंप्यूटेशन नेक्स्ट महीना करना है, फिर 1 जनवरी 2019 से है, महीना के आगे हो गया, 31 दिसंबर को रहता है तब पूरा होता है, लेकिन एक दिन आगे हो गया है। इसीलिए देखिए 10 महीना का उधर कर ले, इसमें कर ले, पहले से जो मिलता था तो 10 महीना इसका हुआ और बाद में कितना हो गया था, 36,000 रुपये प्रत्येक महीना के हिसाब से था 1 जनवरी 2019 से। तो पहले से 10 महीना का 12,000 गुने 10 सैलरी कितना हो जाएगा 1,20,000 हो गया। इसको समझ गए सैलरी कितना हुआ। और 36,000 के हिसाब से कितना हुआ 2 महीना यानी 12 महीना हो गया, 12 महीना के हिसाब से सैलरी हो गया 36 दूनी 72 72,000। टोटल सैलरी के रूप में कितना हुआ मिला उनको 1,92,000 के 1,92,000 मिलता है सैलरी के रूप में।
जो मिस्टर विवेक कुमार है उनको सैलरी के रूप में कितना मिलता है, 1,92,000। अब उसके बाद देखिए डीए के रूप में मिलता है, पहले भी डीए के रूप में मिलता था 150% सैलरी का, और फिर बाद में इस समय जब हुआ वेतन हुआ 1 जनवरी 19 से उनका डीए कितना मिलने लगा, 5% ऑफ डीए। पहले से मिलता था 150%, यानी उस पर डीए कितना हुआ, सैलरी का 150% होगा तो 1,80,000 हो गया। और 72,000 का 5% यदि हम निकालते हैं, यानी इसका 5% है, इसमें 5% के हिसाब से निकालते हैं तो डीए हो गया आपको 3,600। तो टोटल डीए कितना हो गया, 1,80,000 और 3,600 का टोटल जोड़ते हैं तो 1,83,600 डीए के रूप में को मिलता है। साल भर में हुआ, इसको हो गया डीए के रूप में। अब ये देखेंगे कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस में सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना मिलता है। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस में पहले से 200 रुपये पर मंथ था, तो 200 रुपये के 10 महीना के निकाले थे, 10 महीने के हिसाब से 2,000 हो गया। और फिर सीसीए कितना होता है, इसके बाद जब 36,000 होता है तो सीसीए इनको मिलता है कितना का, यहाँ देखिए 500 रुपया पर मंथ सीसीए के रूप में है। तो 500 रुपये के हिसाब से 2 महीना के 1,000 हो गया, टोटल हो गया 3,000 रुपया आपको सीसीए के रूप में, यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के रूप में मिलता है। तो सैलरी के देख लिए, डीए के देख लिए, सीसीए के देख लिए। इसका जो पहले प्राप्तियां जो भी थी पहले से एक कैलकुलेशन, इसका हम कैलकुलेशन कर लिए, इतना हुआ। आगे भी मिलता है अलाउंस में, अगर मिलता है और भी तो उसको भी हम जोड़ेंगे। अलाउंस क्या मिलता है, जैसे टूर अलाउंस कितना मिलता है, 4,000 रुपये टूर अलाउंस है। तो टूर के रूप में अलाउंस जो मिलता है उसको एक चीज और नहीं देखे, एरियर्स के रूप में भी मिलता था। एरियर्स के रूप में कितना था मिलता पाते थे, 17,500 एरियर्स के रूप में। तो पहले एरियर्स में 17,500 रुपया लिख दिए, ये भी हो गया था, ये तो ये तक हुआ था, उसी में था। अब है टूर अलाउंस कितना है, टूर अलाउंस मिलता है 3,000। ये पहला का कैलकुलेशन कर दिया थे, यहाँ तक आ गया था। अब यहाँ से ये दूसरा हो गया, दूसरा का कैलकुलेशन कर दे रहे हैं तो इतना हो गया। ये अच्छा आगे है एरियर्स टूर अलाउंस कितना होगा, अब यहाँ देखेंगे। टूर अलाउंस होते हैं, हमने पहले बताया था कि अलाउंस बता रहे थे, तो जो टूर अलाउंस होते हैं मैंने आपको बताया था कि एग्जम्प्ट होते हैं। कैसे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 और क्लाउज 1 के अनुसार वो क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। तो एग्जम्प्ट जब होते हैं तो उसका हम तो लेखा उस समय भी बताए थे कि लेखा नहीं करते थे। उस समय भी आप देखेंगे पीछे तो वो माने देखेंगे कि लेखा नहीं करते हैं, इसलिए इसको नहीं किया। तो टूर अलाउंस के लिए तो आप समझ गए कि कैसे हो गया। अब उसके बाद आइए ओवर टाइम अलाउंस कितना था, 3,000 रुपीज है। तो ओवर टाइम अलाउंस तीसरा हो गया 3,000। ओवर टाइम अलाउंस कितना हुआ, 3,000 लिखती है। उसके बाद क्या था, ओवर टाइम अलाउंस हो गया। उसके बाद हो गया स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए है 1,500। तो जो अभी हम बताए थे कि एग्जम्प्ट होते हैं उस समय अलाउंस में, तो ये भी एग्जम्प्ट होते हैं। स्पेशल तीसरा चौथा जो होगा ये भी एग्जम्प्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 और क्लाउज 1 के अनुसार जो होता है, इसी के अनुसार ये भी एग्जम्प्ट होते हैं। तो एग्जम्प्ट होते हैं, जैसे एग्जम्प्ट था इसी तरह एग्जम्प्ट हुआ तो ये भी नील हो गया। ये भी समझ गए होंगे स्पेशल अलाउंस के बारे में। अब आगे आइए, आगे किसका आगे, रेंट के। पांचवा देखिए कि पांचवा क्या होगा। पांचवा में हम बता रहे हैं, यहाँ है रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस के बारे में। फर्निश्ड हाउस के बारे में हम बताए थे, यानी सुसज्जित मकान और असुसज्जित मकान दो होते हैं, सुसज्जित और असुसज्जित। तो जो सुसज्जित मकान होते हैं उसमें तो फर्नीचर वगैरह भी रहते हैं, अवसर के लिए मिलता है सुसज्जित मकान, तो उसमें फर्नीचर, तो उस पर क्या डिप्रिसिएशन दिए जाते हैं और साथ ही साथ उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं रेंट का।
टैक्सेबल कैसे करते हैं, जितना उसका रेंट जो यहाँ हम बताए हैं कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार जितना उसका रेंट दिया गया है, रिसीव हुआ, उसको जोड़ते हैं और साथ ही साथ जो एसेट्स हैं, फर्नीचर है, उसका हम 10% करते हैं, उसके आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। तो 5वां में हम देख रहे हैं कि फर्नीचर का मूल्य कितना है, 40,000 है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हम प्रश्न में देख चुके हैं। तो यहाँ देखिए रेंट फ्री हाउस के लिए 300 रुपया जब पर मंथ है, तब 300 रुपया 12 महीने के हिसाब से 3,600 रुपया। और फर्नीचर के लिए 10% ऑफ 40,000 यानी 40,000 का 10%, हम उस समय बताए थे कि 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000। टोटल रेंट एकोमोडेशन जब हम कैलकुलेशन करते हैं रेंट फ्री हाउस का, माने है उनका एकोमोडेशन में कितना हो जाएगा, माने 7,600 होगा। ये 5वां का आपने इस तरह का कैलकुलेशन करके लिख दिया, एक हो गया। अब आइए आगे 6 में है हिज कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कितना है, 8.33%। तो हमने बताया था उस समय हम जब प्रोविडेंट फंड का बता रहे थे कि 4 प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, एक मान्य होता है, उसके बाद प्रमाणित है, अप्रमाणित है, पब्लिक है, हम बताए थे। तो वो जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, इसमें जितना भी जमा होते हैं, जमा किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, उसको लिखा नहीं जाता है, एग्जेम्प्ट होते हैं। अप्रमाणित रहता है उसमें 12%, इंटरेस्ट 9% कहते हैं, लेकिन इसमें कहते हैं कि सब एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इसको जो कंट्रीब्यूशन किया है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, वो एग्जेम्प्ट होंगे। तो एग्जेम्प्ट होंगे तब उसको हम लेखा नहीं करेंगे। हम उस समय बताए थे कि उसका लेखा नहीं किए जाते हैं, तो इसका इसीलिए लेखा नहीं। आइए 7 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार है, एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूशन अंशदान किया है, कितना, 400 रुपया। तो इसको कितना होगा, ये 5वां 6ठा के बाद हो गया, ये तो 5वां में ही दोनों आ गए, ये तो दोनों आगे 5वां में ही। इसको है 300 रुपया और 40,000 का 10%, ये दोनों तो आप लोग देख लिए होंगे। अब आइए 6ठा में है कंट्रीब्यूशन टू, मैंने यहाँ हम बताए थे कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार यदि एम्प्लॉयर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन अंशदान किया गया है तब वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। हम पहले भी बताए थे कि कंट्रीब्यूशन टू ग्रुप इंश्योरेंस मैंने स्कीम के तहत में है, एग्जेम्प्ट है, इसलिए इसको हमने नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, इसको नील हुआ, लिख दिए। उसके बाद आगे है, आगे 6ठा के बाद 7वां है, आपको यहाँ अब देखेंगे कि इंटरटेनमेंट एक चीज है, ये तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन होंगे, और उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, ₹500 पर मंथ। तो इंटरलॉट हम बताए थे कि उस समय पहले क्या करते हैं कि जो इंटरटेनमेंट अलाउंस होते हैं उसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद डिडक्शन करते हैं, उसको डिडक्ट करते हैं। तो इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन भत्ते कितने थे, मनोरंजन भत्ते के रूप में 500 रुपया पर मंथ है। तो 500 गुने 12 कितना, 6,000 रुपया यानी 6,000 इसका हुआ टैक्सेबल हुआ। तो इंटरटेनमेंट के हिसाब से ये जोड़ लिए। अब उसके बाद जोड़ लिए, अब सब जितना भी वो टैक्सेबल सैलरी था मैंने उसको जोड़ लिया कि क्या क्या चीज आते हैं, और जोड़ने के बाद में हमको ग्रॉस सैलरी मालूम होगा। सब ग्रॉस सैलरी मालूम कर लेते हैं, ग्रॉस सैलरी कितना हुआ इसको जोड़ लेंगे। आई टोटल हम जोड़ लिए तो हमको एक ग्रॉस सैलरी मालूम हुआ 4,12,700। जब इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा। हमने बताया था एक ग्रॉस सैलरी तो मालूम हो गया, टोटल सैलरी को जोड़ने के बाद में ग्रॉस सैलरी टोटल माने जो प्राप्तियां होती हैं उसको जोड़ने के बाद टोटल प्राप्तियां जोड़ लिए तो हमको मालूम हो गया। अब उसमें से हम क्या करते हैं, डिडक्शन, 3 डिडक्शन करते हैं। इसमें तीनों है। सबसे पहले डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी मानक। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ मानक, प्रमापित।
प्रमापित कितना डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, 40,000 तो होता ही है, जैसा कि हमने बताया था 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ। दूसरा 16(1) के अनुसार था, 16(1) के अनुसार, सेक्शन 16(1) के अनुसार था स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000। 16(2) के अनुसार है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस में हमने बताया था, यहाँ इंटरटेनमेंट अलाउंस में हम देख रहे हैं 500 रुपया यानी 12, 50, 60, 6,000 है। और हमने बताया था कि कैलकुलेशन करते समय डिडक्शन को कैलकुलेशन करते हुए तीन चीज देखते हैं कि वास्तव में कितना प्राप्त हुआ। उसके बाद सैलरी का 20% या 1/5% या एक्सेस ऑफ 5,000 हम देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि वर्चुअली रिसीव हुआ 6,000। आज कितना होगा, आज यदि सैलरी का हम देखते हैं 20% या 1/5% तो बहुत काफी हो जाएगा। और एक और है एक्सेस ऑफ 5,000। ये तीनों में से जो कम होता था, हमने बताया जो तीनों में कम होगा उसी को हम डिडक्शन करते हैं। तो तीनों यहाँ 6,000 था, 5,000 और ज्यादा हो गया, तब उसमें सबसे कम हुआ 5,000। इसीलिए इंटरटेनमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है डिडक्शन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इतना हो गया, तो इतना हम 5,000 रुपया के लिए लिख दिए, 5,000 पूरे हो गया। ये भी समझ गए हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स आपका यहाँ 500 रुपया ये था, प्रोफेशनल टैक्स भी 500। टोटल हम जो डिडक्शन देखे 40,000, 5,000 और 500, यानी टोटल हो गया 45,500 इसका डिडक्शन। डिडक्शन कितना हो गया 45,500। अब ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन को घटा देते हैं, यानी 4,12,700 में से 45,500 लेस कर दिए, यानी घटा दिए। घटाने के बाद में आया 3,67,200। ये जो बचा, ये जो आया, यही आपका टैक्सेबल सैलरी हुआ। यही टैक्सेबल सैलरी आपको मालूम करना है। इसी के लिए हम सब नियम कानून बता दिए थे। यही था आपका कर, माने कैसे हम कंपटीशन करेंगे माने टैक्सेबल सैलरी का, इस तो आप समझ गए होंगे। इसी के आधार पर और कहीं होंगे उसको हम कैलकुलेशन करेंगे। एक पार्ट और था, थोड़ा सा देख ले। हमने जब प्रारंभ किया था इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उस समय आपको याद होगा कि सैलरी को हम दो पार्टों में बांटे थे, दो भागों में बांट दिए थे। एक भाग बांटे थे कि बिफोर रिटायरमेंट और एक आफ्टर रिटायरमेंट, यानी एक बार बताते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट या आफ्टर वॉलंटरी रिटायरमेंट, या एक बार बताते थे कि रिट्रेसमेंट या आफ्टर रिट्रेसमेंट। तीन चीज बताए थे। तो हम जो बिफोर वाला जो है इन सर्विस, यानी सर्विस में है उसका कैलकुलेशन कंपटीशन कैसे करते हैं, इसको तो आप करके दिखा दिया। जो सर्विस में है, ये अभी ऑफिसर सर्विस में थे, इनको कंपटीशन कैसे इनकम का करते हैं इसको तो आप समझ गए। और जो सर्विस में नहीं है, जो रिटायर कर गए हैं, तब उनको हम कैसे कंपटीशन करते हैं, उनको करने के लिए हम क्या करेंगे। उनको करने के लिए हम देखिए, अभी हम बताते हैं कंपटीशन करने के लिए उनको कंपटीशन करने के लिए हमने जब पिछले क्लास बताया था, तब उसमें हम बताए थे कि बताएंगे कि क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या चीज आते हैं इसको हम बताते हैं कि उसमें मैंने एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को क्या दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के द्वारा या नियोक्ता के द्वारा एक जो कर्मचारी को कितना दिया जाता है, क्या क्या चीज दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे। तो उसमें ज्यादा नहीं है, 6 को है, उस 6 को आप समझ लेंगे और उसी 6 को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका ग्रॉस सैलरी होगा। और ग्रॉस सैलरी में उसके बाद डिडक्शन होंगे, घटा देंगे तब वो हुआ टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी, वही मैंने प्राप्त होंगे, वही टैक्सेबल सैलरी होंगे। ये होगा का आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। तो ये आपको
अभी हम निकालने के लिए वो है। अभी देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज आती है। हाँ, शुरू में हम बताए थे कि 5 हेड्स में इनकम फ्रॉम सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम बताए थे। शुरू याद कीजिए, सब प्रारंभ बताता हूँ। उस समय हम बताए थे इन सर्विस, जब सर्विस में है तब, और आफ्टर सर्विस यानी सर्विस के बाद। तो इन सर्विस वाला तो हम पूरा अभी हम बता चुके हैं, पीछे पूरा बता चुके हैं। अब आज हमको अब बात बताना रह गया था आफ्टर सर्विस, यानी सर्विस में थे तब उस समय टैक्सेबल सैलरी कैसे मालूम करते थे, उसको तो पूरा आप लोग जान चुके हैं। अब आफ्टर सर्विस यानी सर्विस के बाद, सर्विस के बाद यानी कब कब सर्विस के बाद क्या होता है, रिटायर होते हैं, डेथ होता है, डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, या स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट होते हैं और रिट्रेसमेंट होते हैं, यानी क्षतिग्रस्त भी होते हैं। तो उस परिस्थिति में हम टैक्सेबल सैलरी कैसे मालूम करते हैं, इसको आप देखिए। तो उस परिस्थिति में टैक्सेबल मालूम करने के लिए इस जितने भी ये 6 पार्ट है, इसको हम समझ लेंगे, और इसको समझ लेंगे तो इसको और सबको हम जोड़ेंगे, सबको हम जितना भी है उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमको ग्रॉस सैलरी मालूम हो गया। इसमें हमको जो मालूम हो जाएगा ग्रॉस सैलरी मालूम हो जाएगा। इसमें से डिडक्शन जो उस जिससे जैसे इन सर्विस में था उसी तरह डिडक्शन इसमें लेस कर देंगे। तो डिडक्शन जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन से 40,000 था, 40,000, तो इसमें भी डिडक्शन वही घटेगा जो उसमें घटाते थे। डिडक्शन जब घटा देते हैं, जो ग्रॉस सैलरी माल होता है उससे डिडक्शन घटा देते हैं, तो ये जो आता है वही टैक्सेबल सैलरी होते हैं। उसको हम कुछ कहते हैं टैक्सेबल सैलरी, जैसे उसमें बोलते हैं वही हो गया टैक्सेबल सैलरी। तो इसको हम इसी तरह से आफ्टर सर्विस जो है, रिटायरमेंट के समय हो, रिटायर हो गया हो, या स्वेच्छा से रिटायर हुए हैं, या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसको इस तरह निकालते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज हम पहले हम कंपटीशन करते हैं। उसमें कंपटीशन करने के लिए हमको ग्रेच्युटी के बारे में हमको देखना होगा कि उसका हम ग्रेच्युटी का कैसे कंपटीशन करते हैं, या पेंशन या कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड एक मुश्त यानी लमसम, एक मुश्त पेंशन जिससे होता है, या पेंशन दिया जाए, तो उस परिस्थिति में कैसे हम उसको उसके हम कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव जो होते हैं, लीव छुट्टी वगैरह के लिए जो होते हैं, उसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। फिर चौथा में हम देखेंगे कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द रिसेटलमेंट, यानी कंपनसेशन छटनी क्षतिपूर्ति जो हुआ है, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति जो माने क्या प्राप्तियां हुई है रिट्रेसमेंट का, उसमें हम कैसे रिट्रेसमेंट का क्षतिपूर्ति, रिट्रेसमेंट में जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका हम कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, ले लेंगे कैलकुलेशन करके। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी स्वेच्छा से जो रिटायरमेंट हुए हैं उसका कितना, उससे कितनी प्राप्तियां हुई हैं उसको भी लेंगे, और साथ ही साथ और लेंगे कोई चीज, फिर प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा है वो प्राप्त होती है, रिटायर करेंगे तो पैसा मिलेगा, वो मिलेगा तो उसका हम सब जोड़ लेंगे। इस सब को हम जोड़ते हैं, ग्रेच्युटी का, पेंशन का, या इनकैशमेंट ऑफ माने अर्न लीव का है, इस सब को हम जोड़ते जाते हैं, और जोड़ने के बाद में जो आएगा वही आता है ग्रॉस सैलरी। अब बताइए कि उसमें डिडक्शन करके हमको टैक्सेबल सैलरी मालूम करते हैं। तो अब इस सब का, ये 6 का हम अध्ययन करेंगे, 6 को है, ये 6 का अध्ययन करेंगे, अध्ययन कर लेंगे, और उसके बाद ये सैलरी लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो सैलरी पहले आज हम नहीं, हम अगले दिन हम बताएंगे इस सब का डिटेल्स हम करके हम बता देंगे कैसे इसका कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आज बस इतना ही, थैंक यू।